Hello students, now we are going to continue our next topic, which is about the adjustment entries. Take out your page number 8.36 from the new edition 2020 double entry bookkeeping. Okay, so I hope you all had open your page number 8.36. There we will discuss about the some adjustment entries which we are going to perform today. Fine, and after the adjustment entries we will do some miscellaneous question, and then our chapter will going to be a close. So let's talk about the first entry, which is about the closing stock. If you see your first point, the closing stock is there. So closing stock means अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या होता है कि जैसे अभी दिवाली गई है रिसेंटली में, ठीक है, पटाखे की लोग दुकान लगाते हैं. पटाखे की दुकान लगाया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने पहले क्या किया होगा, एडवांस में पूरे स्टॉक्स वगैरह लाके दिवाली के पहले भर ली. ठीक है, दिवाली का टाइम आया, उन्होंने पटाखों को सोल्ड किया. सोल्ड करने के बाद फिर क्या हुआ ना कि जब दिवाली ख़त्म हो जाती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि सभी के पास पूरे 100% जो पटाखे हैं वो पूरे ख़त्म हो जाए. कुछ ना कुछ तो उनके पास लेफ्ट रहते हैं ना. तो एंड में जो उनके पास लेफ्ट हो जाता है दैट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक. फाइन. और जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते समय उन लोगों के पास जितनी भी सामान थे, जितना भी उन्होंने स्टॉक भरा था, दैट इज़ द ओपनिंग स्टॉक. कि उन्होंने ओपनिंग उतने से की और क्लोजिंग में उनके पास एंड में कितना बच रहा है, जितना भी बच रहा है वो उनका क्लोजिंग हो जाएगा. ठीक है. सो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो होती है हमारी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है. क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अपन फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, बाद में पढ़ा जाएगा. फिर भी बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जो होती है ना वो क्रेडिट तरफ होती है. ठीक है, तो क्रेडिट तरफ होती है, तो जब उसकी जर्नल एंट्री करते हैं ना तो वो आपकी डेबिट हो जाती है. और ऐसे भी आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, आपके पास जो स्टॉक है उसकी बात कर रहा है, तो स्टॉक जो है आपके पास है, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट उसकी जर्नल एंट्री बन जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता होगा कि वो खर्चे जो आपके बचे हुए हैं, मतलब ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे खर्चे रहते हैं, कुछ चीज़ों को दे देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं. इसका पेमेंट बचा होता है, उसका पेमेंट बचा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, आउटस्टैंडिंग हो जाती है, जो बचा हुआ होता है. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है. ठीक है. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेजेस फॉर द ईयर 2020 डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट 55,000. 5,000 फॉर द मंथ आर पेड इन अप्रैल 2020, सिंस 5,000 इज़ येट टू बी पेड. मतलब क्या बोल रहा है कि वेजेस अकाउंट से 55,000 का जो होता है वेजेस डेबिट होता है. ठीक है. हर मंथ वो लोग जो है 5,000 पे करते हैं, बट जो 5,000 रुपीज़ है मार्च 31 का अभी तक का जो है ड्यू है 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 उनके लिए क्या हो जाएगा, ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, वो पैसा बचा हुआ है. तो उसकी एंट्री वो लोग क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट करेंगे. वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट या वेजेस आउटस्टैंडिंग करके भी अपन लिख सकते हैं. और हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000, क्योंकि पूरे पैसे नहीं बचे हुए हैं, सिर्फ 5,000 रुपीज़ जो मार्च का था वो पैसा बचा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ पैसा होता है. ठीक है. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचा हुआ होता है, तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, क्रेडिट तरफ करते हैं. ठीक है. क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, ये वाला सिस्टम चलता है. ठीक है. तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. ठीक है. एक्सपेंसेस वगैरह होगा तो आपके लिए डेबिट हो जाएगा, जितने भी इनकम वगैरह होंगे, गेन होंगे, वो आपके लिए उधर हो जाता है. ठीक. तो उस हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रीपेड की बात कर रहे थे अपन. तो प्रीपेड वो चीज़ होता है जो एडवांस में दे दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ की फ़ीस जो थी मैंने इसी मंथ दे दी है, कि अगले 2 महीने, इसी मंथ मैंने इस महीने का फ़ीस और नेक्स्ट दिसंबर का फ़ीस, दोनों फ़ीस एक साथ दे दिया. तो वो मैंने क्या कर दिया, सामने वाले के लिए क्या हो गया, वो प्रीपेड हो गया, कि उनको एडवांस में फ़ीस जो है रिसीव हो गई है. ठीक है. यानी कि नेक्स्ट मंथ का पहले से दे दिया है, तो पहले से ही दे दिया, तो एक प्रकार से वो मेरे लिए एक्सपेंसेस ही था जो मैंने पहले कर दिया. ठीक है. तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए क्रेडिट होता है, तो प्रीपेड इज़ अ डेबिट फॉर अस.
फाइन। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी रिलेटेड चीज़ें होंगी है ना, रेलिवेंट एक्सपेंसेस, जैसे आपने रेंट के लिए एक्सपेंसेस कर दिया है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट या फिर टू रेंट अकाउंट, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर आपका रेंट हो सकता है, यहाँ पर आपका वेजेस हो सकता है, प्रीपेड हो सकता है, कुछ और भी चीज़ एक्सपेंसेस हो सकती है। मतलब जिस चीज़ का भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन होगा वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहता है वो आपके लिए आपका डेबिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इसमें एक और दिया हुआ है, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस मतलब कि क्या होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ों की टाइम पीरियड होती है। ठीक है, वही ये भी उसी तरीके से रहता है कि जैसे मुझे प्रीमियम का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रीमियम था वो पर्टिकुलर टाइम तक पीरियड में देना था, लेकिन आपने एडवांस में ही सारा कुछ दे दिया। ऐसा भी होता है कि कुछ 3 मंथ्स में देते हैं, कुछ 6 मंथ में देते हैं, कुछ लोग 12 मंथ्स में देते हैं। तो जिसका 12th मंथ में देने का था, एक साथ देने का था, उसने ना मतलब कि पहले ही पूरा पैसे पे कर दिए, तो उसने प्रीपेड क्या कर दिया, पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस भी चीज़ का नाम लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कि किस चीज़ का पैसा एडवांस में पे कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा एडवांस में पे कर रहा है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि पहला वर्ड यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस था, तो हमारा एक्सपेंसेस कौन सा था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, इसलिए मैंने प्रीपेड के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा वहाँ पर, है ना। टू रेंट अकाउंट या फिर जो भी है यहाँ पर, वहाँ पर प्रीपेड के जो है प्रीमियम के बारे में बात कर रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीमियम वाली चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट्स, इट्स एन इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स जब बढ़ता है तब वो डेबिट होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस में भी वो क्या होती है आपके लिए, आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी मेरे लिए क्या हो जाता है, कैसा होता है कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है ना तो वो आपकी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और एसेट्स अगर बढ़ता है तो वो आपके लिए डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अक्रूड इनकम और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, बहुत सारे ऐसे इनकम्स होते हैं जो हमें रिसीव तो हो जाते हैं, मतलब हमारे नाम से हो जाता है, लेकिन हमको रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए वेट करते हैं, तो उस चीज़ का जो है वर्ड, जो टर्म हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अक्रूड इनकम। ठीक है, सो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यहाँ पर आपकी एंट्री उसी तरीके से मेंशन्ड है, क्योंकि अक्रूड इनकम जो है वो हमारे लिए एसेट्स हो जाता है, तो एसेट्स हम जब भी राइज होता है वो आपके लिए डेबिट हो जाते हैं, इसलिए अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अब ये इसके लिए क्या हो जाता है कि इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब पहले वाला भी था कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, उसमें इनकम आपकी थी लेकिन वो रिसीव नहीं हुई थी, और ये वाले में क्या हो रहा है कि एडवांस में आपको पैसे मिल जा रहे हैं। हालांकि ये रिलेट आपका किससे कर रहा है, प्रीपेड से कर रहा है, तो इसमें आप पेड कर रहे थे प्रीपेड वाले में, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पहले से ही आप उसको पैसे एडवांस में दे रहे थे, इसमें आपको रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो आपके लिए इनकम रिसीव इन एडवांस हो जाएगा वो आपका। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इफ बिल्डिंग हैज़ नॉट गिवन रेंट फॉर ₹2,40,000 पर एनम बट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख वॉज रिसीव्ड, मतलब एक बिल्डिंग की जो रेंट थी वो 240 के हिसाब से थी, 2,40,000 के हिसाब से थी, बट आपको 3 लाख रुपीज़ जो था एडवांस में मिल गया, यानी कि इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया। तो जो अगर देखा जाए तो हमारे रेंट मिल रहा है, रिसीव हो रही है, तो जो भी चीज़ हमें रिसीव होती है हम उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट, तो वो एडवांस में हो रहा है। कितना एडवांस में हो रहा है, पूरा 2,40,000 जो था वो तो वैसे भी रेंट की अमाउंट थी, टोटल 3 लाख रुपए आ गए, यानी कि 60,000 रुपीज़ क्या हो गया आपके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। कैसे था कि एक्चुअली मुझे कितना रिसीव होना चाहिए ईयरली के हिसाब से 2,40,000,
ठीक है। 3 लाख रुपीज़ सामने वाले ने मुझे पेड कर दिए, यानी कि इसने 60,000 रुपीज़ जो है मुझे एक्स्ट्रा पे किया, तो सिर्फ ये जो 60,000 हो जाएगा ना, ये मेरे लिए एडवांस में रिसीव हो जाएगा, ना कि पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज़ जो है मेरे को एडवांस में रिसीव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, फॉल होती है, दैट वी सेड टू बी अ डेप्रिसिएशन। कि मैंने अगर कोई फ़ोन परचेज़ किया या मैंने कोई मोटर कार परचेज़ करी है, मैं शोरूम से ख़रीद के लेके आऊँगी तो वो मेरे लिए निकलते ही वहाँ से क्या हो जाती है, सेकेंड हैंड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने उसको 5 लाख रुपीज़ में ख़रीदा है अपनी कार को, और नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर वापस जाओगे तो उसकी प्राइस क्या होती है, और गिर जाती है। तो ये जो प्राइस फॉलिंग होती है, इस प्राइस फॉलिंग को अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि रिड्यूस इन एसेट्स और फॉल इन एसेट्स, वैल्यू ऑफ फॉल इन एसेट्स, ऐसा हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक प्रकार से क्या है, लॉस ही हो जाता है ना। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सो अकॉर्डिंग टू दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जनरली फिक्स एसेट्स पे ही होता है। यानी कि जैसे आपकी कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी, समथिंग समथिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है आपके लिए फिक्स एसेट्स हो जाती है। और डेप्रिसिएशन जैसे आपका 5 लाख का मोटर कार है, 5 लाख का मोटर कार है और 10% नेक्स्ट ईयर आपका रिड्यूस हो जा रहा है, तो यानी कि 5 लाख में से 50,000 अपन रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। यानी कि 5 लाख का 10% अपना कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये 50,000 जो रहेगा मेरे लिए मेरा डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपके लिए कि कैपिटल, हम लोग क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। कैपिटल लगाते हैं, तो जब अपन कैपिटल लगाते हैं तो उसके बदले में हमें बाद में रिटर्न भी तो मिलता है, तो वो जो रिटर्न हमें मिलता है हम उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। सो वो जो रिटर्न्स आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे पास रिसीव हो रहा है। ठीक। कैपिटल बेसिकली हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की हमारी इसकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है। और एक लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग की एंट्री मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ड्राइंग हमारे लिए डेबिट होता है, लेकिन अगर ड्राइंग पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो अगर ड्राइंग मेरे लिए डेबिट है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ये सब हमारे एंट्रीज थे, एडजस्टमेंट एंट्रीज थे। अब इसके बाद जस्ट जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग कॉपी वगैरह लेकर के प्रिपेयर होके लाइन ड्रॉ करके बैठ जाइए। इसके बाद अपन एग्जाम्पल 14 सेम इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे। So students, here is the format of journal entry. Illustration 14 we are going to solve because we had talked about the adjustment entries and these transactions are related to that. So let's start with the first transaction. What is written here is interest due but not received. So interest due but not received. So what happen is कि इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव यानी कि ये कौन सा वाला ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, तो हमारा ट्रांजैक्शन 4 जो हमने अभी पढ़ा था, ये अक्रूड इनकम, इसे कौन सा इनकम कहा जाता है, अक्रूड इनकम कहा जाता है, जो अर्न तो हो गया है, जो हमारे नाम से तो हो गई है लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनती थी, क्या हमने पढ़ा था, उसको अक्रूड इनकम कहा जाता है, और एंट्री क्या बनती थी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट करके, जो भी इनकम के बारे में है ना। और ये क्या होता है, अक्रूड इनकम आपके लिए एसेट्स ऑफ द फर्म होते हैं और अक्रूड इनकम हमारे लिए डेबिट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे किस इनकम की बात हो रही है, इंटरेस्ट वाले इनकम की बात हो रही है। तो अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि वो जो इनकम है उस इनकम का नाम यहाँ पर क्या है, आपका इंटरेस्ट है। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, जो कि आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। ठीक है। सो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड में अमाउंट कितने की है, 4,000 की है। ठीक है। अक्रूड इनकम
अकाउंट, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं ड्रॉ किया था, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब जहाँ पर इनकम वर्ड था हम वहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपका जो है ये किस चीज़ की इनकम के बारे में बात हो रही थी, इंटरेस्ट वाली इनकम के बारे में बात हो रही थी, इसलिए जहाँ जहाँ इनकम है हम वहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। और अमाउंट कितना है हमारा यहाँ पर 4000 का अमाउंट है, तो हम लोग अमाउंट में 4000 डालेंगे। अगेन मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, बट यू ऑल हैव टू राइट द नरेशन इन योर कॉपी। फाइन। सेकेंड ट्रांजेक्शन किसके बारे में है? सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी ड्यू टू स्टाफ यानी कि हमें स्टाफ को सैलरी देना है जो कि बचा हुआ है यानी कि वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वाले की हमने जस्ट अभी क्या एंट्री पढ़ी थी, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग में क्या होता था कि जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम है वो ऊपर डेबिट हो जाता है और आउटस्टैंडिंग प्लस वो एक्सपेंसेस का नाम आपका क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आपकी सैलरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या आउटस्टैंडिंग है आपकी? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है। कितने की सैलरी थी आपकी? 25,000 रुपीज़ की सैलरी थी। सो यहाँ पर 25,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर वो हो जाएगा, अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, डेबिट भी और वो क्रेडिट भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन इज अबाउट आउट ऑफ द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब इस साल जो है आपको रेंट पेड हुआ था जो कि उसमें से 2000 रुपये ऐसा था जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है ना, पिछले नेक्स्ट ईयर का पैसा हमें अभी रिसीव हो गया है 2000 रुपीज़। यानी कि हमारा ये कौन सा वाला है? एंट्री नंबर 5 है कि इनकम रिसीव इन एडवांस और अर्नड इनकम। वो इनकम जो मुझे अर्न नहीं होनी चाहिए थी वो मुझे अर्न हो गई है, तो उसकी एंट्री हमने क्या पढ़ा था? रेंट रिसीव, मतलब रेंट रिसीव्ड यानी कि जो पर्टिकुलर इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहा है? यहाँ पर भी हमें रेंट ही रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? एडवांस में रिसीव हो रहा है, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। हमें रेंट जो पे करना था हमने उसमें से 2000 जो है एक्स्ट्रा पे किया हुआ है अगले साल के रिलेट से, यानी कि मुझे 2021 का जो पैसा है वो मैंने 2020 में ही पे कर दिया 2000 रुपीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का मैंने भी एडवांस में ही पे कर दिया है। तो जो रिसीवर है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, उसके लिए तो रिसीव हो रहा है एडवांस में, लेकिन जो पे कर रहा है वो क्या कर रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो रहा है उसके लिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड वर्ड तो हमारे लिए रहेगा ही रहेगा बिकॉज इट इज़ अ कॉमन, लेकिन क्या चीज़ का एक्सपेंसेस? हमारा रेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का एक्सपेंसेस है? हमारा रेंट का एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर भी हमारा टू रेंट अकाउंट हो जाएगा। और कितने का रेंट है हमारा? 2000, यानी 2000 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा दे दिया था, तो 2000 की एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 4th, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000 रुपीज़। यानी कि क्या हो रहा है आपका यहाँ पर कि फर्नीचर था, फर्नीचर डेप्रिशिएट कर रहा है, उसका कॉस्ट 5000 था, 10% डेप्रिशिएट कर रहा है, तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। तो डेप्रिसिएशन वाले की जस्ट हमने अभी क्या एंट्री पढ़ी थी? डेप्रिसिएशन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स में यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? फर्नीचर यूज़ हो रहा है, तो अपन यहाँ पर टू फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे और हमारा अमाउंट में कैसे जाएगा? 5000 का है, उसका अपन 10% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 500। तो 500 से वो क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की एंट्री हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना
गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 2000, कॉस्ट 1500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल का प्राइस तो 2000 था और उसकी जो कॉस्ट थी एक्चुअल 1500 थी। तो जब आप अपन इस तरफ आते हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री में, आप क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री में एक बार आइए। वहाँ पर क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था कि जो एंड ऑफ द ईयर में जो स्टॉक बचता है वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, उसमें भी कैसा कंपैरिजन होता है, जो मार्केट वैल्यू रहती है और जो कॉस्ट रहती है, उन दोनों में से जिसका भी कॉस्ट लेस होता है ना, हम उस अमाउंट की एंट्री को लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि क्या बोल रहा है कि हमने गुड्स यूज़ किया है फर्नीचर बनाने के लिए। एक कंपनी है वो गुड्स यूज़ कर रही है फर्नीचर बनाने के लिए, जिसमें उसकी सेल प्राइस जो है 2000 की है एंड उसका कॉस्ट जो है 1500 का है। सो हमें इसमें कंपैरिजन करना है कि मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो दोनों में से विच एवर इज़ लेस, तो लेस वन इज़ योर 1500। सो वी कैन राइट द एंट्री फॉर दिस, so that entry will be the fifth entry and the cost will be your 2000 and the 1500. So entry will be make like furniture account debit to purchase account. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जिसकी भी अमाउंट कम होती है हम उसकी एंट्री करते हैं। तो 1500 हमारा कम अमाउंट है तो 1500 की हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज after the question number 5, it means transactions number 5. Next is 6th transaction, which is written receive commission of 10,000 by check, half of which is in advance. इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट बोल रहा है। उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपको 10,000 का चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, पहला है कि कमीशन के नाम पे 10,000 का आपको चेक रिसीव हुआ है, ये पहला हो गया। दूसरी बात उसने क्या बोली, 5,000 जो था वो आपको एडवांस में रिसीव हो रहा है। ठीक है, 5,000 की बात उसने कही कि वो आपको एडवांस में रिसीव हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे दो पार्ट शो करने वाले। एक 10,000 की हमको 10,000 का कमीशन रिसीव हुआ है और दूसरा हम ये शो करने वाले हैं कि 5,000 मुझे जो है एज अ एडवांस उसमें रिसीव हुई है। ठीक है, सो अभी जस्ट हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ा था, जिसमें से दो ट्रांजैक्शन पढ़ी थी हमने कि अगर हमें कोई चीज़ अगर एडवांस में रिसीव होती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो व्हाट वी कैन राइट कि इसमें रेंट का एग्जांपल था तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंट्री थी। तो जहाँ जहाँ रेंट होगा हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, कमीशन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो और दूसरी जो हमारी थी कि हमें क्या हो रहा है, चेक मिल रहा है कमीशन के नाम पे 10,000 रुपये का। तो चेक जहाँ पर मिलता है हम वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मुझे बैंक यानी कि बैंक यानी चेक रिसीव हो रहा है और किस नाम से रिसीव हो रहा है, टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितने का था मेरा चेक, 10,000 का था, इसलिए मैं यहाँ पर 10,000 की एंट्री कर दूंगी। ठीक है, अब इसी का ये क्या था, ए पार्ट था और जस्ट इसकी बी पार्ट की एंट्री क्या होगी कि ये पार्ट तो हमने उसके लिए एंट्री करी कि मुझे चेक रिसीव हो रहा है 10,000 का और अगले में मुझे क्या दिखाना है कि मुझे हाफ ऑफ द अमाउंट जो है ना एडवांस में रिसीव हो रहा है। तो हाफ 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, है ना। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हमने क्या पढ़ी थी कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर रेंट रिसीव्ड अकाउंट था, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कमीशन यूज़ करेंगे, CO कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने का हो जाएगा ये आपका, 5,000 का। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मेरे लिए क्रेडिट हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। सो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट
on capital account debit to capital account. कितने का कैपिटल है मेरा 5000, सो आई कैन राइट 5000 एज अ अमाउंट. नेक्स्ट एंट्री इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट का भी हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इंटरेस्ट अगर हमें ड्राइंग पे मिल रहा होता है तो कैपिटल मेरी डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्रेडिट हो जाएगा. सो एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. कितने का इंटरेस्ट है मेरा 600 का इंटरेस्ट है, तो मेरी यहाँ पर 600 एज अ इंटरेस्ट हो जाएगा. सो स्टूडेंट, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 14 and same as what you have to do is you have to solve question number 10 as a homework which is in your page number 8.51. solve it and then we will continue with the next topic which is about the opening entry. So students, next topic is opening entry. Just now we had completed about the adjustment entries and I hope you all understand. If you are having any doubts, any queries, any issues, then please contact me. I will clear your doubts. Then next, let's talk about the opening entry. Here I had written something about that. The balance of current year is carry forward to next year as a opening balance. क्या होता है कि हम हर साल हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर में अपना अकाउंट्स को बनाते हैं. ठीक है, कि सपोज़ मैं 2019-20 का मैंने अकाउंट बनाया. ठीक है, होल ईयर जो भी मेरे ट्रांजेक्शन्स थे, प्रॉफिट थे, लॉस थे, एक्सपेंसेस था, एसेट्स था, लाइबिलिटी था, सभी के लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट किया. ठीक है, अब अकाउंट का एंडिंग होगा, ओपनिंग मैंने किया तो उसकी क्लोजिंग भी होगी. तो उस अकाउंट में वट एवर बी द क्लोजिंग अमाउंट दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड ट्रीटेड एज अ ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, कि जो भी चीज़ हमारा इस साल लेफ्ट हो जाता है, जो भी हमारी एंड में बैलेंसेस बचते हैं, हम उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. अगर आपका इस मंथ जो है, अगर आपके जो भी आपके हाथ में 20,000 रुपीज़ थे, आपने टोटल 15,000 रुपीज़ जो है एक्सपेंस किया. ठीक है, 5,000 आपके हाथ में क्या है, लास्ट में लेफ्ट हो रहा है, तो 5,000 इज़ बैलेंसिंग. ठीक है, वो 5,000 आपका क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है. तो वो 5,000 जो है इस मंथ के एंड में अगर आपके पास है तो नेक्स्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, आपका 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ओपनिंग एंट्री. तो वो बैलेंसेस जो बचती हैं उसको अपन नेक्स्ट में ओपनिंग एंट्री के रूप में ट्रीट करते हैं. ठीक है, अब ओपनिंग एंट्रीज में हम लेते क्या हैं. ठीक, तो इन बैलेंस शीट एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल आर द this three has to calculate and their balances should be treated as a form of opening entry. जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ को बेसिकली इसके अकाउंट्स होते हैं. ठीक, ये हमारा जैसे फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसमें एक तरफ आपकी लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ आपकी एसेट्स होती है. जो लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट होता है वो आपका क्रेडिट पार्ट हो जाता है और जो एसेट्स वाला पार्ट कहलाता है वो आपका डेबिट पार्ट कहलाता है. ठीक है, बिकॉज हमारे लिए एसेट्स जो होते हैं वो हमारे लिए डेबिट हो जाता है, क्योंकि डेबिट्स एसेट जो है रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का नेचर होता है. सो उस हिसाब से वो आपकी डेबिट कहलाती है और लाइबिलिटीज़ जो रहती है वो आपकी क्रेडिट हो जाती है. ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना कि कैपिटल जो लाइबिलिटीज़ है, यहीं पर आपकी जो होती है कैपिटल की एंट्री होती है लाइबिलिटीज़ के साथ में. अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सो वहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता था और एसेट्स एक तरफ हो जाता था. तो सेम थिंग इज़ हियर कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल यहाँ इस तरफ है एंड एसेट इज़ दैट पार्ट. ठीक है, तो इनका लास्ट में क्या होता है ना, टैली की जाती है. टैली होता है मीन्स अगर यहाँ पर हमें कोई क्लोजिंग बैलेंसेस अलग से नहीं निकालना पड़ता है कि यहाँ पर इसका जो भी पर्टिकुलर हमने एंट्री की, सपोज़ यहाँ पे मेरा 5,000 रुपीज़ आया. ठीक है, और इस तरफ का भी जो टोटल होता है वो मेरा 5,000 ही आता है.
क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो टैली होती है। टैली मीन्स कि दोनों साइड जो रहता है वो आपका इक्वल होता है, बराबर रहता है। ठीक, ऐसा हुआ अगर क्वेश्चन में कि आपको एसेट्स के पूरे अमाउंट्स दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको लाइबिलिटी में और कोई पॉइंट है वो एंट्री दे दिया है, लेकिन जो आपका कैपिटल वाला है ना ये आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। और हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल, वी कैन मेक अ टोटल ऑफ द एसेट्स, ठीक है। हियर इज द इक्वेशन फॉर दैट, assets equals to liability plus capital. This one is here to solve, and another one is about capital equals to assets minus liability. जितने भी assets के हमारे टोटल होंगे उसे हम क्या करेंगे, liabilities की जो भी अमाउंट आएगी, कि सपोज यहाँ पर 3000 रुपीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर 5000 था, तो 5000 माइनस 3000, तो कितना कैपिटल के लिए बच जाएगा मेरे पास, 2000 रुपीज़ मेरे पास कैपिटल के लिए बच जाएगा। इस तरीके से हमारा कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है और फिर दोनों तरफ जो है हमारी टैली हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि इफ़ कैपिटल इज़ नॉट गिवन देन इक्वेशन टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर ये दो तरीका है जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स नहीं दिया है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दिया, देन यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस वन कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कैपिटल देन यू कैन राइट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की, कि ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। यहाँ पर मेरी एंट्रीज थी, मान लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये मान लिया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जब 2000 ले रहे हैं, इट मीन्स ये मेरा 3000 का हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें और पॉइंट्स आ सकते हैं, लाइक बैंक लोन हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है, बिल पे करना होता है, सबको अपन कंसिडर करते हैं, ठीक। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री मैं कैसे करूँगी कि मेरा जो भी पार्ट्स एसेट्स का है वो मेरे लिए जर्नल एंट्री के वक्त में डेबिट हो जाएगा, और जो मेरे लिए क्रेडिट का पार्ट है वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाता है। सो चलिए इसकी मैं एंट्री करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स की मुझे पार्ट की अब एंट्री करनी है, ओपनिंग एंट्री करनी है। सो मैं कैसे करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, then is bill debtors account debit, then bill receivable, B/R is the short form of bill receivable account debit to, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर एसेट्स के इतने ही ट्रांजेक्शन्स थे तो मैंने इतने को ही ट्रांजेक्ट किया। अब उसके बाद इस तरफ टू में मेरा क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो इस तरीके से यहाँ पर मेरी इसकी जो अमाउंट की एंट्री थी वो एंट्री कर दूंगी। कैपिटल में मेरा मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर 2000 रुपीज़ था और यहाँ पर ये 3000 रुपीज़ था, तो इस तरीके से मेरा जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो थ्रू दिस वे यू हैव टू पुट अ ओपनिंग एंट्री। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट देखना है और बैलेंस शीट के बेसिस पे इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। If we will look at a book, then look at the page number 8.40, illustration 15. There, balance sheet of RK and Company at 31st March 2020 is as follows. वहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है RK and Company की, लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स दिया हुआ है। लाइबिलिटीज़ में आपका क्या है, कैपिटल, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एसेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ट्रांजैक्शन बताया, तो इसके ट्रांजैक्शंस में क्या होंगे कि जो भी मेरी एसेट्स वाली पार्ट है, सबके सब एसेट्स वाले पार्ट कहाँ हो जाएंगे, मेरी जर्नल एंट्री के वक्त में डेबिट हो जाएंगे, और जो भी मेरी लाइबिलिटी वाली पार्ट है वो सारी की सारी मेरे लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट देयर, देन यू कैन लुक की लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, sundry debtors, inventory, cash, bank, everything is written at there, and then capital, bank loan, sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, ये सारे लिए आपकी क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। और इस तरीके से जो है दोनों साइड आपकी टैली है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहता है
तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों पार्ट आपकी टैली है, सो आपको उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल नंबर 15 था जो हमने देखा। सेम इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 बैक क्वेश्चन 8.51 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 11 है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एट द सेम वन, कि आपको इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें आपको एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करके कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे।